दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम है और सभी अपना ख्याल जरूर रखें। साथ में अगर आपके आसपास कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है तो अपने दोस्तों की मदद जरूर करें। आज के सीक्रेट घर जमाई के एपिसोड नंबर 93 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमें नई नई कहानियां सुनाने के लिए प्रेरित करता है। तो जल्दी से जल्दी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस कहानी को और अपने चैनल सुकून एफएम को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जरूर करवाएं। चलिए आज की कहानी एपिसोड नंबर 93 में सीक्रेट घर जमाई में एक बार फिर से आपका मैं मनदीप स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं कहानी। समर जब वहां इवेंट में आया था तो पहले तो उसका दिमाग पायल और कियारा ने खराब कर दिया था, लेकिन जैसे ही वो आगे जाने लगे तो वहां की जो जर्नलिस्ट मेहर थी उसने भी उसका दिमाग और ज्यादा गुस्से से भर दिया था। जैसे ही वो लोग लिफ्ट में चढ़ने के लिए गए तभी वहां की जो लिफ्ट मैन थी उसने भी उन लोगों को अंदर जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था कि ये लिफ्ट स्पेशल प्रेसिडेंट के लिए पर्सनल लिफ्ट है, अगर आपको जाना है तो दूसरी लिफ्ट से जाइए। तभी समर ने लिफ्ट में मेहर की तरफ इशारा करते हुए ठंडे स्वर में पूछा, अगर मेहर अंदर जा सकती है तो मैं क्यों नहीं जा सकता। समर को लगा कि वो महिला भेदभाव कर रही है क्योंकि उसने मेहर को तो अंदर जाने दिया लेकिन समर को नहीं। महिला हकलाने लगी क्योंकि समर ने उसे अचानक पकड़ लिया था। फिर भी उसने जिद करते हुए कहा, मैंने कहा ना कि तुम अंदर नहीं जा सकती। मिस मेहर अंदर जा सकती है क्योंकि वो प्रेसिडेंट की भतीजी है। उसकी बात सुनकर समर पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा था। जब से वो शैडो ग्रुप से इंडिया आया था उसे यहाँ के यंग मास्टरों और मिस्ट्रेसेस के कॉकटेल राइडिंग की आदत हो गई थी। सब कुछ नेटवर्किंग के बारे में था, जिसमें उनके माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और परिचितों आदि भी शामिल थे। मेहर ने समर को उकसाने वाली नजर से देखा और कहा, मीटिंग 10 मिनट में शुरू होने वाली है। अगर आप देर से आए तो मैं बाद में सबके सामने अग्रवाल इंडस्ट्री को पॉइंट आउट करूंगी। जैसे ही मेहर ने अपनी बात पूरी की लिफ्ट बंद हो गई और वो ऊपर जाने लगी। समर निराश हो गया था। उसे आखिरकार समझ आ गया कि लोग क्यों कहते रहते हैं कि लड़कियों से पंगा नहीं लेना चाहिए। वो गुंडों और बदमाशों को हिंसा से ठीक कर सकता था लेकिन इस पागल लड़की को हरा नहीं सकता था, क्योंकि इससे कियारा की अग्रवाल इंडस्ट्री पूरी तरह से बर्बाद हो सकती थी। समर ने कियारा और बाकी के साथ दूसरे लिफ्ट में जाने की कोशिश की लेकिन वो लोग अंदर नहीं जा सके क्योंकि सभी लिफ्टें भरी हुई थी। उनके पास अगली लिफ्ट का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी एक आदमी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे एक यंग सेक्रेटरी चल रही थी जो लगभग 20 साल की थी। यह सेक्रेटरी काफी सुंदर थी और उसका चेहरा चिकना, त्वचा गोरी और लंबे बाल, हाथ में बिजनेस बैग भी था। वो आदमी लंबा और हट्टा कट्टा था, हालांकि उसका रंग थोड़ा पीला लग रहा था और वो अपने पैरों की उंगलियां मोड़कर चल रहा था। ये बीमारी का संकेत था। क्यारा ने उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जान, ये आदमी रोबिन कुमार है, इंदौर कॉमर्स का प्रेसिडेंट। रॉबिन वास्तव में बिजनेस एरिया का एक प्रभावशाली व्यक्ति था। स्टार्टअप जनरेशन के टॉप रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसने शून्य से शुरुआत की थी और दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएट होने के बाद उसने एक इंटरनेट कंपनी डेवलप की थी। कड़ी मेहनत और लगातार काम करने के माध्यम से वो अंततः इंदौर के करोड़पतियों में से एक बन गया था। इसलिए ही रॉबिन को प्रेसिडेंट चुना गया था, क्योंकि उसने नीचे से शुरुआत की और वो अब इंदौर में एक बड़ा आदमी बन गया था। समर उस दिशा में गया जहां कियारा ने इशारा किया था। उसे एक अधेड़ उम्र का आदमी दिखाई दिया। उसके चेहरे और शरीर की मुद्रा देखकर वो तुरंत समझ गया कि रॉबिन नाम का आदमी
बीमार है। दरअसल जब रॉबिन लिफ्ट की तरफ बढ़ा तो उसकी हालत अचानक बहुत खराब हो गई। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। उसके सेक्रेटरी ने जब उसे बेहोश होते देखा तो घबराहट के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे, अरे प्रेसिडेंट बेहोश हो गए हैं। कोई है, कोई है, देखो प्रेसिडेंट बेहोश हो गए हैं। उसने अपने पर्स से एक लाइफ सेवर गोली निकाली और रॉबिन के मुंह में डालने ही वाली थी कि समर तुरंत दौड़कर आया और उसके हाथ से गोली छीन ली। सेक्रेटरी ने गुस्से में समर की तरफ देखते हुए कहा, ये ये आप क्या कर रहे हैं? ये इंस्टेंट हार्ट रिलीवर गोली प्रेसिडेंट रॉबिन के लिए ही है। उन्हें देने से मना क्यों कर रहे हैं? समर ने उसे घूरते हुए कहा, वो हार्ट प्रॉब्लम से बेहोश नहीं हुए। अगर तुमने उन्हें गोली दे दी तो वो मर जाएंगे। सेक्रेटरी ने थोड़ी हैरानी भरे लहजे में कहा, ये इम्पॉसिबल है। प्रेसिडेंट रॉबिन को एंजाइना है। जब भी उन्हें दौरा पड़ता है उन्हें ये इंस्टेंट हार्ट रिलीवर गोली देनी पड़ती है। समर ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मैंने कहा ना, इस बार वो बेहोश नहीं हुआ है। ये हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुआ है। सेक्रेटरी ने समर से कहा, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? वो इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि उसके हाथ से उसने गोली छीन ली थी। तभी पायल ने उसके पास आते हुए कहा, मिस गुरलीन, मैं आपको इस बात के लिए गारंटी देती हूँ कि वो सही है। सेक्रेटरी ने चौंकते हुए पूछा, मिस पायल, आप भी कॉन्फ्रेंस में आई हैं? गुरलीन पायल को अच्छी तरह से जानती थी। पायल इंदौर की सबसे खूबसूरत और सबसे अमीर लड़की थी। गुरलीन ने पिछले साल उसे बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन भेजा था, लेकिन पायल ने उस वक्त मना कर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पायल इस साल भी आएगी। पायल ने भी गुरलीन को पिछले साल देखा था। उसके बारे में अच्छी राय थी। उसने कहा, गुरलीन, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, समर कुछ गलत नहीं करेगा। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। वो प्रेसिडेंट रॉबिन कुमार को फिर से खड़ा कर सकता है। उसकी बात सुनकर गुरलीन ने असंतुष्ट होकर समर को घूरते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर मैं आपके कहने पर उसे एक मौका दे रही हूँ। लेकिन अगर वो प्रेसिडेंट को जगाने में विफल रहा तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी, किसी भी कीमत पर। समर ने उसको पर्सनली नहीं लिया। वो रॉबिन की लाइफ को बचाने के बारे में ज्यादा सोच रहा था। समर रॉबिन के पास गया। उसने अपनी एक्यूपेंचर सुइयां निकाल ली। उसने सुइयों को जकड़ी से रॉबिन के एक्यूपेंचर पॉइंट्स में चुभो दिया। उसके बाद सुइयों की पूंछ को थोड़ा सा घुमाया और अपनी एनर्जी रॉबिन के शरीर में ट्रांसफर करने की कोशिश की। 2 मिनट बाद रॉबिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली। फिर समर ने तेजी से उसकी बॉडी में सुइयां निकाल ली। गुरलीन ने रॉबिन को जागते हुए देखकर चिंतित होकर पूछा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सर, क्या आप ठीक हैं? रॉबिन सर, क्या आप ठीक हैं? रॉबिन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्यों, मुझे क्या हुआ था? गुरलीन ने उसे डिटेल में सिचुएशन समझाते हुए कहा, प्रेसिडेंट सर, आप बेहोश हो गए थे। इस समर नाम के आदमी ने आपको बचा लिया है प्रेसिडेंट सर। गुरलेन की बात सुनकर रॉबिन खुद को खुशकिस्मत समझ रहा था। उसे न सिर्फ हार्ट डिजीज थी बल्कि उसे हाई ब्लड प्रेशर भी था, जिसका पता कुछ दिन पहले ही चला था। यहाँ तक कि उसकी सेक्रेटरी को भी इसके बारे में कुछ अता पता था नहीं। रॉबिन ने वापस खड़े होते हुए समर से कहा, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। अब उसे अच्छा लग रहा था। रॉबिन इन दिनों इंदौर कमर्शियल कॉन्फ्रेंस की तैयारी में बिजी था। वो पूरी रात जागता रहता था। उसने नाश्ता भी नहीं किया था, जिससे उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था और इसलिए वो अंततः बेहोश हो गया था। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप पिछले कुछ दिनों की थकान के कारण बेहोश हो गए थे। प्लीज ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिएगा और अपने आप का ध्यान रखिएगा। रोबिन ने हाथ हिलाकर उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। लेकिन भला वो कैसे चैन से रह सकता था? वो एक ऐसा इंसान था जिसने नीचे से शुरुआत की थी। 10 साल से भी ज्यादा समय से मेहनत कर रहा था।
जिसकी वजह से उसका शरीर इतना खराब हो चुका था कि सारे लक्षण एक साथ दिखाई देने लगे थे। हालांकि समर ने उसका चेहरा देखकर तुरंत पहचान लिया कि रॉबिन आलसी किस्म का व्यक्ति नहीं है। फिर भी उसने कहा, मैंने एक्यूपेंचर से आपकी बीमारी को अस्थायी तौर पर कम कर दिया है। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक हर्बल दवाइयां लिख कर दे दूंगा। अगर आप वो जड़ी बूटियां 1 महीने तक लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद समर ने सेक्रेटरी से एक पेन पेपर लिया और एक फॉर्मूला लिखा जो सीधे रोहन की बीमारी का निशाना करता था। रॉबिन ने हर्ब्स की लिस्ट लेते हुए समर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू सो मच। वो जानता था कि ये आदमी एक अनुभवी मेडिकल स्पेशलिस्ट है। हालांकि वो काफी युवा दिखता था, फिर भी उसको विश्वास हो गया था कि ये जड़ी बूटियां जरूर असरदायक होंगी। तभी रॉबिन ने कियारा की तरफ देखते हुए पूछा, रुको मिस कियारा, क्या आप भी आज कमर्शियल कॉन्फ्रेंस में भाग ले रही हैं? वो जानता था कि समर के बगल में खड़ लड़की कियारा ही थी। कियारा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं आज इंदौर ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से आई हूँ। समर इतना चतुर तो था कि उसने कियारा को रॉबिन से मिलवाने का अवसर तुरंत लपक लिया, क्योंकि उसने अभी अभी उसे बचाया था। समर ने रॉबिन से मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट कुमार, मैं आपको बताना ही भूल गया कि कियारा मेरी पत्नी है। हम आज कॉन्फ्रेंस के लिए एक साथ आए हैं। उसके बाद सुनते ही रॉबिन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वो कियारा के प्रति और भी ज्यादा आभारी लग रहा था। क्योंकि समर ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो निश्चित रूप से कियारा के प्रति और भी ज्यादा सम्मान दिखाने लगा था। फिर भी वहीं जब पायल ने इन दोनों को आपस में बातचीत करते देखा तो वो हिचकिचाने लगी। वो लोग उसे इग्नोर कैसे कर सकते थे। तभी खांसी की आवाज आई। पायल ने अपना गला साफ करके इशारा किया कि इस बात से वो खुश नहीं थी। उसका खंगूरा सुनकर रोबिन ने उसकी तरफ देखा और वो फिर से हैरान हो गया। रोबिन ने आश्चर्य से पूछा, मिस पायल, आपने तो पिछले साल कॉन्फ्रेंस का इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया था, फिर इस साल आपका मन कैसे बदल गया? पायल ने अपने होठ ऊपर उठाते हुए कहा, क्यों, मैं यहां नहीं आ सकती क्या? रोबिन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ बिल्कुल आ सकती हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि मिस पायल कॉमर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आई है। वो पायल के असामान्य बैकग्राउंड को लेकर बहुत भयभीत था। इस बीच लिफ्ट गर्ल घबरा गई जब उसने देखा कि रोबिन और आपस में समर बातें कर रहे हैं। अगर समर ने उस पर आरोप लगाया कि उसने उसे लिफ्ट में नहीं चढ़ने दिया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। हालांकि वो बहुत ज्यादा सोच रही थी। समर के पास लिफ्ट वाले लड़के के बारे में सोचने के लिए समय नहीं था, क्योंकि वो इतना बिजी था। क्योंकि समर ने रोबिन को बचा लिया था, इसलिए रोबिन ने समर के साथ साथ कियारा, पायल और मिस्टी को लिफ्ट में अपने साथ आने के लिए इनवाइट किया। वो लोग प्रेसिडेंट लिफ्ट से 5वीं मंजिल की तरफ चल पड़े। फिलहाल बिल्डिंग की 5वीं मंजिल की भव्य लॉबी में कई लोग इकट्ठा हुए थे, जिनमें इंदौर के कुछ बिलियनियर सीईओ भी शामिल थे। उनमें से हर एक के पास कम से कम 2 बिलियन की प्रॉपर्टी जरूर थी। लॉबी को क्रिस्टल और गोल्डन झूमरों से सजाया गया था। खिड़कियां स्ट्रॉन्ग कांच से बनी थी, जिनमें शहर का व्यू साफ दिखाई दे रहा था। लॉबी में 2 बड़ी रैंक रेक्टेंगुलर टेबल्स रखी थी। उन पर केक, फल, मिठाइयाँ, कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे। इसके अलावा बीच में एक बड़ा सा स्टेज भी था। स्टेज पर मेहर ने अपने माइक से ऐलान करते हुए कहा, आप सभी का स्वागत है। मैं आज की इंदौर कॉमर्स कॉन्फ्रेंस की होस्ट हूँ। मेरा नाम मेहर है। उसकी बात सुनकर सभी लोग मेहर के लिए तालियां बजाने लगे, क्योंकि वे इस खूबसूरत होस्ट का सम्मान करते थे। तालियां सुनते हुए मेहर मुस्कुराई और अपना भाषण जारी रखते हुए कहा, आज की कॉन्फ्रेंस 9 बजे शुरू होगी। आज यहाँ इंदौर की सभी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं, केवल एक अग्रवाल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि को छोड़कर। इस समय सभी सीईओ के माथे पर बल पड़ गए थे, क्योंकि वे मेहर के स्वर से
हताशा का आभास कर सकते थे। हालांकि सभी सीईओ भी अग्रवाल इंडस्ट्री की लेट लतीफी से खुश नहीं थे। अलग अलग प्रतिष्ठित कंपनी के सीईओ होने के नाते वे अग्रवाल इंडस्ट्री की सीईओ कियारा की लेट लतीफी से बड़े ही अलग भाव बदल गए थे। समर और कियारा अभी अभी 5वीं मंजिल पर पहुंचे ही थे। मेहर की अग्रवाल इंडस्ट्री के बारे में शिकायतें सुनकर उनके चेहरे उदास हो गए। समर गुस्से से पागल हो गया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेहर अब सैकड़ों सीईओ के सामने अग्रवाल इंडस्ट्री की इंसल्ट कर रही थी। इससे उनकी छवि जरूर खराब हो रही थी। अग्रवाल इंडस्ट्री के एक कर्मचारी के रूप में समर कंपनी को अपना परिवार मानता था। जब कोई उसके परिवार की इंसल्ट करता तो उसे गुस्सा आ जाता। समर ने मेहर से उदासीनता से कहा, मिस मेहर, अग्रवाल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि यही हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने जो कहा है वो उचित है। मेहर को समर की डांट सुनकर थोड़ा अजीब लगा। हालांकि उसे कोई इस बात का डर नहीं था। मेहर ने बिना किसी दया के समर पर तुरंत भड़कते हुए कहा, समर, आप तो अग्रवाल इंडस्ट्री के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी की तरफ से बोलेंगे ही, लेकिन अब 9:10 हो गए हैं। आप 10 मिनट लेट हो गए। क्या आप इस कॉन्फ्रेंस को सीरियस नहीं ले रहे हैं? समर ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मिस मेहर, हम किसी इंपॉर्टेंट काम की वजह से लेट हो गए थे, बस। मेहर ने उसी तंज भरे स्वर में कहा, समर, आप किसी की वजह से लेट हुए हो, लेकिन ये हमारी कॉन्फ्रेंस की इंसल्ट है। प्लीज आप अभी जा सकते हैं। जाकर अपने इंपॉर्टेंट काम कीजिए। समर ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम मजाक कर रही हो? तुम खुद को क्या समझती हो कि किसी कंपनी के होस्टेस होकर खारिज कर दोगी? मेहर ने समर की तरफ देखते हुए कहा, मैं न केवल एक होस्ट हूं, बल्कि कमर्शियल प्रेसिडेंट मिस्टर रोबिन कुमार की भतीजी भी हूं। मेरे पास किसी को भी खारिज करने का अधिकार है। समझे मिस्टर समर? जैसे ही मेहर ने समर को जाने के लिए कहा, लॉबी में मौजूद सभी लोगों ने समर को उपहास भरी नजरों से देखा। आखिरकार मेहर अपनी आलोचना के लिए जानी जाती थी। वहीं रोबिन अभी अभी लिफ्ट से बाहर निकला था, क्योंकि वो पीछे था जब उसने सुना कि कोई समर को जाने के लिए कह रहा है। वो गुस्से में पागल हो गया था। आखिर किसकी हिम्मत हुई कि उसके लाइफ सेवर को किक आउट करने की? रोबिन को जब पता चला समर को कॉन्फ्रेंस से जाने के लिए कहने वाली उसकी भतीजी मेहर ही है, तो वो बहुत निराश हुआ। उसे पता था कि जब से उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है, तब से वो लड़कों के खिलाफ हो गई है, उनसे नफरत करने लगी है। रोबिन तुरंत मेहर के पास गया। उसने मेहर से माइक लिया और भीड़ के सामने ऐलान करते हुए बोला, मेहर मुझे रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। मैं कमर्शियल प्रेसिडेंट हूं और मैंने खुद समर और अग्रवाल इंडस्ट्री को इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए इनवाइट किया है। रोबिन की बात सुनकर मेहर शर्मिंदा हो गई। वो तो बस समर को अपने अंकल का नाम लेकर इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब वो खुद इस अजीबोगरीब मुसीबत में फंस गई थी। मेहर ने रोबिन के पास फुसफुसाते हुए कहा, अंकल, समर लेट हो गया है। आप उसको कॉन्फ्रेंस में शामिल होने कैसे दे सकते हैं? यह आपकी और कॉन्फ्रेंस की रोबिन ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, मेहर, क्या तुम्हें पता है कि वो देरी से क्यों आया है? मेहर ने कंफ्यूज होते हुए कहा, अंकल, मुझे कैसे पता हो सकता है? रोबिन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मेहर, तो फिर मेरी बात सुनो। जब मैं यहाँ आ रहा था तो लिफ्ट में बेहोश हो गया था। तब समर ने मुझे बचाया था। मुझे बताते समय उसको टाइम लग गया। अब तुम देरी से आने के लिए उसे जाने के लिए कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रॉबिन ने गुस्से में मेहर को घूरा। उसकी बात सुनकर मेहर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि समर के देरी आने की वजह से उसके अंकल ही होंगे। रॉबिन इंदौर का कमर्शियल प्रेसिडेंट था और वो निश्चित रूप से मेहर से हाई पोजीशन पर थी, जो केवल उनकी शक्ति और प्रभाव का दुरुपयोग करती थी। रॉबिन ने माइक नीचे रख दिया और मेहर को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। वो समर और कियारा के पास गया और उन्हें अपने पास बैठने के लिए कहा। रॉबिन ने समर के साथ जो व्यवहार किया, उसे देखकर सभी जलन महसूस कर रहे थे।
सभी जानते थे कमर्शियल प्रेसिडेंट अपने अधिकार और पावर से कई कंपनियों पर जबरदस्त प्रभाव डाल सकते थे। कमर्शियल कॉन्फ्रेंस, जिसे रीयूनियन मीटिंग के रूप में भी जाना जाता था, वो स्थान था जहां प्रोफेशनल लोग आते थे, बिजनेस और कोऑपरेशंस के बारे में चर्चा करते थे। कुछ सीईओ हमेशा इस कॉन्फ्रेंस में तो अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते थे। कियारा ने ओल वेल हर्ब मेडिसिन कॉरपोरेशन के सीईओ सुहानी को अपने ज्वेलरी प्रेजेंटेशंस पहले ही दिखा दी थी। हालांकि सुहाने ने उसे रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वह पायल के ज्यादा करीब थी। हालांकि कियारा थोड़ी निराश हुई, लेकिन बाद में उसे दो और कंपनियों के साथ प्रोजेक्ट करने का मौका मिल गया था। कॉन्फ्रेंस के बीच में ही रॉबिन ने अचानक अनाउंस किया कि इंदौर कॉमर्स यूनियन के लिए वोटिंग द्वारा वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन की जाएगी। उसकी अनाउंसमेंट सुनते ही पायल समर के पास आई और उसने समर से पूछा, समर, अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहूं तो क्या तुम मुझे वोट दे सकती हो? इंदौर कॉमर्स यूनियन के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के पास यूनियन के आइडियल फंड्स का उपयोग करने की बड़ी शक्ति थी। वाइस प्रेसिडेंट बनना उनकी कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता था। क्योंकि पायल एक आयुर्वेदिक मेडिसिन कंपनी शुरू करने के बारे में सोच रही थी, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट बनने से निश्चित रूप से उसे कंपनी के विकास में बहुत मदद मिल सकती थी। समर ने भौहें चढ़ाकर कहा, वाइस प्रेसिडेंट बनना तुम्हें पागल कर देगा, मैं तुम्हें वोट नहीं दूंगा। पायल को समर की बात पर एतराज हुआ। वो थोड़ी नाराज हो गई। उसने समर से पूछा, क्यों नहीं? समर ने पायल के कान के पास झुककर धीमी आवाज में कहा, क्योंकि अब तुम प्रेग्नेंट हो। हमारा बच्चा किसी भी चीज से पहले आता है। मैं नहीं चाहता कि तुम थकान से बेहोश हो जाओ, तुम्हें या फिर हमारे बच्चे को इससे कोई नुकसान पहुंचे। वो इतने धीमे बोल रहा था, सिर्फ दोनों ही सुन सकते थे। उसकी बात सुनकर पायल तुरंत शर्मा गई। उसने उसे घूरते हुए फुसफुसाया, मैंने कियारा के साथ शर्त लगाई है, मुझे उसे 1 साल में हराना है। समर ने दृढ़ता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए वोट नहीं करूंगा। पायल निराश दिख रही थी, क्योंकि उसे पता था समर अपना मन नहीं बदलेगा। उसने उसे घूरने के बाद उसके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। पायल के जाते ही अचानक कियारा समर के पास आई। उसने पायल को घूरते हुए समर से कहा, वो आपसे क्या कह रही थी? समर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, डियर, उसके साथ इतनी कठोर मत बनो। पायल कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो कियारा को पायल के लिए बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कियारा उसकी बात सुनकर निराश हो गई। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, हम्म, वो आपसे फ्लर्ट करती रहती है, जबकि वो जानती है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं। इसलिए मैं कभी भी उसके साथ नरम नहीं हो सकती। चलो उसको छोड़ो। आप बस ये याद रखना कि आपको मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाने के लिए वोट करना है। समर कियारा को वोट नहीं देने वाला था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो थक जाए। फिर भी अंततः उसने ऐसा किया क्योंकि कियारा ने उसको उसके लिए मना लिया था। तभी रोहन ने दर्शकों के सामने प्लान अनाउंस करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब कॉमर्स वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आप सभी के मन में पहले से ही वोट देने के लिए एक कैंडिडेट है। हर एक व्यक्ति के पास एक कार्ड था। वे उस पर अपने आइडियल कैंडिडेट का नाम लिखकर उसे एक बॉक्स में डाल रहे थे। आधे घंटे में वोटिंग खत्म हो गई। मेहर घबराते हुए नाम और नंबर गिनने लगी। आखिरकार कियारा को वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। पायल के पास सिर्फ एक वोट कम था, और वो वोट समर का ही था। कियारा संतुष्ट थी। वाइस प्रेसिडेंट बनने की तुलना में उसे खुशी इस बात की थी कि समर ने पायल के बजाय उसे वोट किया। हालांकि पायल को इस बात का थोड़ा अफसोस तो हो रहा था कि उसने वाइस प्रेसिडेंट बनने का मौका खो दिया, लेकिन ये सोचकर उसे अच्छा लगा कि समर को उसकी चिंता थी। उसने उसकी प्रेगनेंसी और उसके बच्चे के कारण उसे वोट नहीं दिया था। क्यारा लॉबी के बीच में आई और माइक में बोली, हेलो एवरीवन, मुझे कॉमर्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंदौर के बिजनेस इंडस्ट्री को
प्रांत या यहाँ तक कि पूरे इंडिया में आगे बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनते ही लॉबी तालियां से गूंज उठी। सब लोग कियारा के लिए जोरदार तालियां बजा रहे थे। कियारा को इंदौर में बहुत से लोग और लड़के बहुत पसंद करते थे। बस उन्हें इस बात का दुख था कि समर ने पहले ही कियारा को अपना बना लिया था। कियारा के वाइस प्रेसिडेंट चुने जाने के बाद कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। कॉन्फ्रेंस समाप्त होने तक दोपहर हो चुकी थी और वहां हाल का लंच का इंतजाम किया गया था। यहाँ आए सभी लोग बिलियनियर और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ थे, इसलिए दावत वाकई बेहद शानदार थी। मेजों पर वेज नॉन वेज केक वगैरह भरपूर मात्रा में थी, साथ ही अनलिमिटेड वाइन भी थी। तभी एवरीडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ कुणाल शर्मा अपने गोल मटोल पेट और हाथ में वाइन का ग्लास लेकर मिष्टी के पास जाने लगा। मिष्टी हिमालय के एक प्योर गांव से आई थी। शहर की भागदौड़ और दूर जंगल में रहने के कारण उसकी खूबसूरती बहुत प्योर थी। उसकी पवित्रता ने कुणाल को गहराई से आकर्षित कर दिया था। कुणाल ने अपना वाइन ग्लास पकड़ते हुए मुस्कुरा कर कहा, हेलो मिस ब्यूटी, क्या आप मेरे साथ एक आध ड्रिंक ले सकती हैं? हालांकि उसकी मुस्कान बहुत ही भयानक थी। उसका शरीर न सिर्फ गोल मटोल था, बल्कि उसका चेहरा भी चर्बी से भरा हुआ था, पीला दिख रहा था। तभी मिष्टी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये कहते हुए कुणाल को उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। मिष्टी को इस तरह से कमर्शियल कॉन्फ्रेंस से सख्त नफरत थी। अगर समर ने उसे कियारा की सिक्योरिटी के लिए न कहा होता तो ऐसी जगह पर कभी न आती। मिष्टी के लिए सिर्फ एक ही इंसान मायने रखता था, वो था समर। वो बस उसकी बात सुनती थी, उसके ऑर्डर फॉलो करती थी और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसकी रिजेक्शन सुनकर कुणाल ने भौहें चढ़ाई और उसकी आंखों में असंतोष की झलक दिखाई दी। उसने थोड़ा एरोगेंट होते हुए कहा, शायद आप अभी तक जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूं। मुझे अपना इंट्रो देने दीजिए। मेरा नाम कुणाल है और मैं एवरीडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सीईओ हूं। कुणाल निराश था क्योंकि मिष्टी ने उसे अब भी इग्नोर कर दिया था। दरअसल एवरीडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक थी, जिसने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को जन्म दिया था। जब मिष्टी ने कोई रिएक्ट नहीं किया तो कुणाल ने मिष्टी को गंदी नजरों से देखते हुए कहा, ब्यूटी, आपके खूबसूरत चेहरे के अलावा आपके अंदर पवित्रता की भावना भी है। अगर आप हमारी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपको एक टॉप क्लास हीरोइन बना सकता हूं। लेकिन मिष्टी को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। मार्शल आर्ट्स के बेहतर फाइटर बनना ही उसके जीवन का एकमात्र एम था। यही एकमात्र कारण था कि वो समर को फॉलो कर रही थी। उसे सुपरस्टार बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिष्टी पलट गई। उसने कुणाल की बात सुनना बंद कर दिया। फिर भी जितना ज्यादा उसने कुणाल को इग्नोर करने की कोशिश की, उतना ही ज्यादा कुणाल उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने नशे का बहाना बनाकर मिष्टी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसकी इस हरकत से मिष्टी तुरंत नाराज हो गई। वो हिमालय की संत थी, जिसने समर की अपार पावर और उसके शैडो ग्रुप के शैडो किंग के पोस्ट के कारण उसके ऑर्डर्स खोलने का फैसला किया था। समर उसका हाथ थाम सकता था, लेकिन ये मोटा आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। तभी गुस्से ने मिष्टी ने अपने गिलास में वाइन भरी और कुणाल के चेहरे पर उड़ेल दी। कुणाल के चेहरे गीला हो गया और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर वाइन फेंकने की? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया। मिष्टी ने भी गुस्से भरे अंदाज में कुणाल को घूरते हुए धमकी देते हुए कहा, मुझे अकेला छोड़ दो बेवकूफ, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वहीं कुणाल अभी भी बहुत नाराज था, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की उसकी ऐसी इंसल्ट करेगी। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, कमीनी, आज तुम्हें मेरे हाथों से मरने से कोई नहीं बचा सकता। मिष्टी को गाली देने के बाद कुणाल उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह साधारण इंसान मिष्टी को कैसे मार सकता था। मिष्टी ने उल्टा कुणाल को जोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो एक स्थान पर कई बार घूम गया। जब लोगों ने थप्पड़ की आवाज सुनी तो कॉन्फ्रेंस में मौजूद सभी लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। आपस में चर्चा करने लगे थे।
तभी एक लड़के ने हैरान होते हुए कहा, अरे ये लड़की कौन है? ये इतनी रूड कैसे हो सकती है? दूसरे लोगों को इस तरह थप्पड़ मार दे? उसके पास खड़ी लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन उसने वास्तव में एवरीडे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीईओ कुणाल को थप्पड़ मारा। वो उसे ऐसे जाने नहीं देगा। तभी उस लड़के ने कुछ याद करते हुए कहा, अरे हाँ मुझे याद आया, वो समर भारद्वाज के साथ आई थी। वे दोनों साथ में ही हो सकते हैं। लॉबी में बड़बड़ाहट गूंज उठी क्योंकि किसी ने पहले ऐसा झगड़ा होते नहीं देखा था, खासकर उस कॉन्फ्रेंस में जहां लोग बिजनेस पर चर्चा करने आए थे। एक लड़की और पावरफुल सीईओ के बीच शुरू हुआ झगड़ा। वहीं ये झगड़ा देखकर समर ने अपनी भौहें चढ़ाई। वो तुरंत मिष्टी के पास गया। उसने मिष्टी के पास आते हुए चिंता भरे स्वर में मिष्टी से पूछा, क्या हुआ मिष्टी? मिष्टी ने विनम्रता से जवाब देते हुए कहा, मास्टर, इस बदमाश ने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की और मेरी इंसल्ट की। मैंने उसे बस थोड़ी सी सजा दी है। हालांकि वो समर के प्रति विनम्र थी, फिर भी आमतौर पर दूसरों के लिए बहुत सख्त थी। समर ने सिर हिलाया और मिष्टी के फैसले पर अपनी सहमति जताई। मिष्टी उसकी सब ऑर्डिनेट थी, इसलिए उसका हाथ निश्चित रूप से केवल वही पकड़ सकता था। तभी कुणाल ने अपना गाल ढकते हुए क्रूरता से चिल्लाकर कहा, समर, ये क्या अग्रवाल इंडस्ट्री से है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? समर ने बेरुखी से कहा, तुम इसी के लायक ही हो, तुम इसी के साथ ही निपटो। कुणाल ने समर की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, समर, उससे मुझसे माफी मांगने के लिए कहो, वरना मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। समर ने उसको नाराजगी भरे स्वर में कहा, माफी? वो कैसे? कुणाल ने उदासीनता से लेकिन गंदे लहजे में कहा, जैसे मैं चाहता हूं। वो आज रात मेरे साथ ड्रिंक करेगी। कुणाल का अपना प्लान था। अगर मिष्टी आज रात उसके साथ ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाती तो वो उसे नशे में धुत कर देगा। और अफसोस के बाद कि कुणाल ने समर की क्षमता को पूरी तरह से कम करके आंका था, जबकि उसने वास्तव में उसके इरादे भांप लिए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के समर ने अपना दाहिना पैर उठाया और कुणाल को एक जोरदार किक मार दी। उसको दूर उड़ा दिया। कुणाल 5-6 फीट पीछे जाकर लड़खड़ाते हुए नीचे गिरा और उसने नीचे गिरते हुए बेहोश हो गया। वहीं समर ने अब अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, कचरा इंसान। ये कहते हुए उसने बेहोश कुणाल को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने मिष्टी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से लेकर चला गया। मिष्टी ने तुरंत समर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, थैंक यू मास्टर। वो बहुत आभारी थी क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी समर उसके लिए किसी को ऐसे मारेगा। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मिष्टी, मैं तुम्हें मेरे लिए हिमालय छोड़ने का पछतावा नहीं होने दूंगा। वो लॉबी में मौजूद सभी इस बात से नाराज थे कि समर ने लॉबी में किसी को मारा था। फिर भी उनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो इस बात के लिए घबरा गए थे। उनके चेहरे के भाव देखकर लग रहा था कि आखिरकार कोई भी दूसरा कुणाल नहीं बनना चाहता था। इस बीच कॉन्फ्रेंस होस्ट मेहर वे डर से कांपने लगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि समर इतना हिंसक होगा। वो इस बात से घबरा गई थी कि उसने कुछ देर पहले ही समर का मजाक उड़ाया था। खुशकिस्मती से समर ने उस पर हाथ नहीं उठाया, वरना वो तो समर के एक ही बार में मर जाती। सभी के लंच होने के बाद कॉन्फ्रेंस आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। सभी सीओ धीरे धीरे करके वहां से निकलने लगे। समर भी कियारा, पायल, मिष्टी और अन्य लोगों के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल गया। उनके जाने से पहले रॉबिन उनके साथ आदरपूर्वक बाहर आया और उसने समर को कुणाल से सावधान रहने के लिए कहा। वो एक ऐसा आदमी था जो हमेशा गहरी दुश्मनी रखता था। फिर भी समर ने इसे यूं ही हंसकर टाल दिया। उसने इसे गंभीर नहीं लिया क्योंकि उसे नहीं लगता था कि एक एंटरटेनमेंट कंपनी का सीईओ उसे कोई नुकसान पहुंचा सकता था। जब वे बिल्डिंग से बाहर निकले तो कियारा ने पायल को चिढ़ाते हुए कहा, मिस पायल, मैं कॉमर्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट बन गई हूँ। आपको कैसा लग रहा है? हम्म? पायल थोड़ी सी गुस्से में दिखाई दे रही थी। उसने समर को घूरा। वो उसको मन ही मन ये कह रही थी कि कियारा को वोट देना तुम्हारी गलती थी।
समझे? अब उसने मेरे सामने शेखी बघाड़ने का मौका मिल गया ना, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए व्यंग करते हुए कहा, तो क्या हुआ, आप वाइस प्रेसिडेंट बन गई? मैं 1 साल में वैसे भी आपको हरा दूंगी। ये कहते हुए वो असली अपने मसराटे में बैठकर वहां से निकल गई। इस समय उधर मुंबई में सफेद गाउन में घोस्ट किंग दवाइयों का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसी बीच उसके पीछे एक गोरा नीली आंखों वाला युवक चुपचाप खड़ा था। ये युवक कोई और नहीं बल्कि ओशिनिया का ईगल किंग था। ईगल किंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर घोस्ट की, मैं अपने मास्टर की तरफ से आपको नमस्कार करता हूँ। ईगल किंग 2 मुख्य कारणों से इंडिया आया था। पहला, अपने दोस्त टाइगर किंग का बदला लेने के लिए, शैडो किंग को मारने के लिए। दूसरा, अपने मास्टर की तरफ से घोस्ट किंग से मिलने के लिए। ईगल किंग की आवाज सुनते ही घोस्ट किंग ने अपनी मेडिसिन एक तरफ रख दी। उसने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या क्रोकोडाइल किंग ने तुम्हें क्लोनिंग पोशन दिया था? दरअसल दशकों पहले घोस्ट किंग और क्रोकोडाइल किंग ने कंचनजंगा पर्वत से निषिद्ध क्षेत्र में थर्ड मास्टर नरेंद्र भारद्वाज को चट्टानों से नीचे गिरा दिया और उन्होंने उनसे क्लोनिंग पोशन के फॉर्मूलों की लिस्ट चुरा ली थी। हालांकि चूंकि वे दोनों घायल थे, इसलिए दूसरों को फायदा न हो, इसके लिए उन्होंने पोषण की विधि की नकल की और उसे आपस में बांट लिया। घोस्ट किंग और क्रोकोडाइल किंग के बीच बहुत अच्छी बनती थी। वो अब एक दूसरे के संपर्क में रहते थे क्योंकि उन्होंने ग्रेट कॉन्करर के खिलाफ एक साथ लड़ाई लड़ी थी। ईगल किंग ने सम्मानपूर्वक कहा, मास्टर घोस्ट किंग, मेरे मास्टर चाहते हैं कि मैं आपको सूचित करूं कि कंचनजंगा पर्वत का निषिद्ध क्षेत्र आधे साल से भी कम समय में फिर से खुलने वाला है। वो आपके साथ वहां मिलकर जाने का प्लान बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है कि वहां बहुत से खजाने निकलने वाले हैं। उसकी बात सुनकर घोस्ट किंग ने बोहें चढ़ाकर दूर से ठीक से कहा, इस निषिद्ध क्षेत्र के बारे में उसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आखिरकार वो दशकों पहले अंडरवर्ल्ड के फाइटरों के साथ केवल बाहरी क्षेत्र में ही दाखिल हो पाया था, जो केंद्र से हजारों किलोमीटर दूर था। वे मेन एरिया तक तो पहुंच भी नहीं पाए थे। घोस्ट किंग को क्लोनिंग पोशन उस समय मिला जब वो निषिद्ध क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र में दाखिल कर रहा था। वर्षों तक सफलतापूर्वक पोषण को रिफाइन करके अपनी पावर दोगुनी कर चुका था और इस बार उसे वहां के अनमोल खजानों के लिए मेन एरिया में एंटर होना पड़ेगा। घोस्ट किंग ने स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ कहा, ईगल किंग, वापस जाओ और अपने मास्टर क्रोकोडाइल किंग से कहो कि इस वर्ष जब निषिद्ध क्षेत्र खुलेगा तो मबाकी फाइटरों को कुचलने के लिए उनके साथ फिर से मिलकर काम करूंगा। यह बल इतना विस्फोटक था कि प्रयोगशाला में मौजूद सभी बीकर, टेस्ट ट्यूब और उपकरण हिल गए थे। ईगल किंग डर के मारे हकना लेने लगा। कोई आश्चर्य नहीं कि घोस्ट किंग अपने मास्टर क्रोकोडाइल किंग के साथ एक ही स्थान पर खड़ा हो पाया था। उसने खुद अपनी इनर स्ट्रेंथ को बाहर निकालने में एक्सपर्ट बना लिया था। उसने घोस्ट किंग से कहा, मास्टर घोस्ट किंग, मैं समझ गया। मैं आपके शब्द अपने मास्टर तक पहुंचाने जा रहा हूं। तभी घोस्ट किंग ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, तुम अपने मास्टर की यही न्यूज के अलावा यहाँ एक और काम करने के लिए भी आए थे, है ना? ईगल किंग ने ठंडे चेहरे के साथ क्रूरता से कहा, जी, मुझे एक और जरूरी काम है। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त टाइगर किंग को शैडो किंग समर ने मार डाला था। मैं इस बार अपने दोस्त का बदला लेने के लिए आया हूँ और मैं समर को भयानक मौत देना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर घोस्ट किंग ने अपनी भौहें चढ़ाई और शांति में उत्तर दिया, ईगल किंग, हेल किंग इस समय इंदौर में है। वो भी शैडो किंग को मारने की कोशिश कर रहा है। इंदौर पहुंचकर तुम उससे संपर्क कर सकते हो, लेकिन याद रखना, शैडो किंग ग्रेट कॉन्करर का बेटा है। उसे निपटना आसान नहीं है। तुम लोगों को यह बात ध्यान में रखनी होगी। ईगल किंग ने सम्मान के साथ कहा, आपके सम्मान के लिए थैंक यू मास्टर घोस्ट किंग। मैं आपसे जल्दी ही दोबारा मिलूंगा। उसने घोस्ट किंग को प्रणाम किया और विला से निकलकर इंदौर की तरफ चल पड़ा। घोस्ट किंग ने अपनी टेस्ट ट्यूब उठाई और अपना एक्सपेरिमेंट
दोबारा शुरू कर दिया। क्लोनिंग मेडिसिन को रिफाइन करना बेहद चैलेंजिंग और जटिल था। उस समय वो केवल 2 लोगों का ही क्लोन बना सकता था, लेकिन कंचनजंगा पर्वत के निषिद्ध क्षेत्र के खुलने से पहले उसे दोगुनी संख्या में क्लोन बनाना था, क्योंकि इससे वो असाधारण रूप से अधिक पावरफुल हो सकता था। इधर इंदौर में चूंकि समर अभी अभी कॉन्फ्रेंस समाप्त करके बिल्डिंग के बाहर निकला था, इसलिए उसे मुंबई में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उसे पता होता कि ईगल किंग शहर की तरफ आ रहा है तो वो शैडो ग्रुप टीम को इकट्ठा कर लेता। तभी ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, गाड़ी में बैठते ही समर का फोन बजा। स्क्रीन पर देखा तो पता चला फोन मोंक का था। वो तुरंत घबरा गया। उसने कॉल अटेंड किया और फोन कान पर लगाया। उधर मोंक से आवाज सुनाई थी, बॉस मैं इंदौर पहुंच गया हूं, मैं आपको कहाँ मिल सकता हूँ? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मोंक मैं अग्रवाल इंडस्ट्री जा रहा हूँ, तुम भी मुझे वहीं पर मिलो। मोंक ने कहा, समझ गया बॉस, और मुझे पता चला है कि इंदौर में इस समय पहले से ज्यादा फाइटर्स हैं, क्या हुआ? समर ने उसको समझाते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं यहाँ कंपटीशन के लिए आ रहे हैं क्योंकि हीरोज लिस्ट की नॉमिनेशंस अभी अभी ओपन हुई है। इसके बाद उसने फोन रख दिया और अग्रवाल इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ा। समर गाड़ी चला रहा था और कियारा उसके बगल में बैठी थी। मिष्टी पीछे बैठी थी। उसने मुंह बनाते हुए फुसफुसाते हुए कहा, बॉस मुझे लग रहा है कि कोई हमारे पीछे आ रहा है। वो एक हिमालयन सन थी, बेहद संवेदनशील और जो कीड़ों को कंट्रोल करने में भी सक्षम थी। समर ने मिस्टी की संवेदनशीलता पर भरोसा करते हुए बोही चढ़ाई। जैसे उसने जानबूझकर अपनी गति बढ़ाई और धीमी की, पीछे वाली गाड़ी की भी गति उसके अनुरूप चलने लगी। समर को यकीन हो गया कि पीछे वाली गाड़ी जरूर उसका पीछा कर रही थी। चूंकि दूरी काफी थी, इसलिए समर को काले रंग की ओडी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। तभी मिस्टी ने उससे पूछा, बॉस क्या आप चाहते हैं कि मैं चेक करूं कि हमारा पीछा कौन कर रहा है? समर ने सड़क पर गाड़ी रोकते हुए सिर हिलाया। समर ने भौहें चढ़ाई, क्योंकि उसे लगा कि पीछे करने वाला कोई आम आदमी नहीं है। वो महसूस कर सकता था कि वो मार्शल आर्ट फाइटर था। उसका पीछा करने वाले में भी उल्लेखनीय संवेदनशीलता थी। उसने समर की गाड़ी को देखते ही तुरंत अपनी गाड़ी की दिशा बदल दी। जैसे ही उन्होंने दिशा चेंज की, समर ने धीरे से कहा, पीछा करने वाली गाड़ी चली गई है, चलो हम भी चले। उसने उस दिशा में झांकते हुए फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया जहां गाड़ी गायब हो गई थी। इस समय उस काली ओड़ी में काले गाउन पहने 2 आदमी बैठे थे। उनमें से हर एक ने काला कोट और नकाब पहना था। एक पावरफुल ओरा बिखेर रहे थे। उनमें से एक आदमी ने कहा, समर वाकई बहुत पावरफुल है। उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके आसपास की लड़कियों के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। चलो हेल किंग को इसकी खबर देते हैं। गाड़ी फिर से तेज हो गई और काले कपड़े पहने ये आदमी पलक झपकते ही सड़कों से गायब हो गए। उधर जब समर आखिरकार अग्रवाल इंडस्ट्री पहुंचा तो मोंक पहले से ही एंट्री गेट पर उनका इंतजार कर रहा था। उसने अभी भी ट्रेडिशनल चोगा और चोटी पहनी हुई थी, जिसने सबका ध्यान उसे अपनी तरफ खींच लिया था। सड़क पर मौजूद सभी लोग मोंक को घूर रहे थे। कुछ औरतें तो उसकी तरफ इशारा करके फुसफुसाने लगी थी। किसी महानगर में मोंक स्टाइल कपड़े पहनने किसी आदमी को देखना बड़ी दुर्लभ बात थी। समर ने मुस्कुराते हुए उसके पास जाते हुए कहा, मोंक लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही इंतजार करना पड़ा है ना? मोंक ने अपना सिर हिलाया और कहा, वास्तव में नहीं, बस थोड़ा सा। मोंक ने कियारा के गाड़ी से उतरते ही उसको सम्मान पूर्वक कहा, नमस्ते भाभी। कियारा शर्मा गई जब उसने सुना कि मोंक उसे भाभी कहकर बुला रहा है। हालांकि मोंक उसे पहले भी इसी तरह भाभी कहता था, फिर भी जब भी समर भाई उसे इस तरह भाभी कहते तो उसे अजीब सा महसूस होता। कियारा ने मुस्कुराते हुए मोंक से कहा, मोंक आप सफर में थक गए होंगे, चलिए कंपनी के अंदर चलते हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। वो जानती थी कि मोंक को समर ने उसकी सिक्योरिटी के लिए बुलाया था। वो अब भी उसके बॉडीगार्ड्स में से एक था। मोंक और मिस्टी पहले भी मिल चुके थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को सिर हिलाकर अभिवादन किया।
क्योंकि वो एक दूसरे से परिचित थे। समर मोंक के साथ कंपनी में गया। उसने कंपनी और कियारा के कार्यालय का लेट आउट बताया और ताकि वो खतरे से तेजी से उसकी रक्षा कर सके। तभी मोंक ने उससे पूछा, बॉस, मैंने एलिस से सुना है कि हेल किंग नाम का एक आदमी आपको बहुत परेशान कर रहा है। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, सिर्फ वही नहीं, मैंने सुना है कि ईगल किंग भी इंडिया में आ गया है। तुम जानते ही हो कि वो बहुत चालाक है। वो निश्चित रूप से तब तक यहाँ नहीं आएगा जब तक उसे यकीन न हो जाए कि वो मुझे मार सकता है। मोंग ने उसकी बात समझते हुए सिर हिलाया। शैडो ग्रुप टीम पहले भी ईगल किंग से फाइट कर चुकी थी। उसकी अद्भुत पावर से अच्छी तरह वाकिफ थी। इसके अलावा वो एक चालाक इंसान था जिसके पास ढेरों छिपी हुई चालें भी थी। मोंक और मिस्टी से कियारा की सिक्योरिटी का काम सौंपने के बाद समर को थोड़ा सा सुकून मिला। वे दोनों ही बहुत स्किल्ड फाइटर थे। अगर उन्हें ऐसे दुश्मन भी मिले जिनका वो खुद मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो भी वे समर के वापस आने तक सिचुएशन को संभाल सकते थे। मोंक और मिस्टी को सब समझाने के बाद समर सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ चल दिया। जैसे वो वहां पहुंचा, प्राची ने उसके पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने अपनी बड़ी तारों भरी आंखों से समर को घूरते हुए कहा, समर, आज रात सुनिधि का म्यूजिक कॉन्सर्ट है, क्या हम साथ में चल सकते हैं? समर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ जरूर, चलो इरा को भी साथ लेकर चलते हैं। प्राची ने मासूम से बनते हुए कहा, हाँ, काम के बाद हम साथ चल सकते हैं। जब तक समर उसके साथ था, वो उसका साथ मिलने से खुश थी। समर ने पूरी दोपहर कंपनी में अलग अलग फाइलों को देखने में बिता दी। आखिरकार अब तक उसका काम खत्म हुआ तो घर जाने का समय हो गया। फिर से वो कियारा के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। समर मुस्कुराते हुए कियारा के पास पहुंचते हुए उससे बोला, हनी, आज रात सुनिधि का कॉन्सर्ट है, चलो साथ में चलते हैं। तभी उसने देखा कियारा थोड़ी चिंतित दिखाई दे रही थी। कियारा ने चिंतित भरे स्वर में कहा, मेरी माँ ने अभी अभी फोन करके बताया कि उन्हें जुकाम हो गया। वो चाहती है कि मैं घर पर ही खाना बनाऊं, उनकी देखभाल करूं। उसकी बात सुनकर समर निराश हो गया, क्योंकि कियारा के साथ म्यूजिक कंसर्ट में जाने का उसका प्लान स्पष्ट रूप से रद्द हो गया था। समर ने निराशा भरे स्वर में कहा, ठीक है, तो मैं मोंक और मिस्टी को तुम्हारे साथ जाने के लिए कह रहा हूँ। इसके बाद कियारा ने ऑफिस से निकलने के बाद समर ने सेल्स डिपार्टमेंट में प्राची और इरा से मुलाकात की और कंपनी से बाहर निकल गया। आज रात सुनिधि का कंसर्ट था। दोनों लड़कियां सिएटल की खूबसूरत लड़कियों की तरह सजी थी। प्राची ने सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी जो उसके शरीर के उभारों को बखूबी दर्शा रही थी, बहुत आकर्षक लग रही थी। दूसरी तरफ इरा ने हल्के मेकअप और लाल होठों के साथ पर्पल रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। इन दो खूबसूरत लड़कियों को देखकर समर एक्साइटेड हो गया था। वो उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी प्राची ने उससे पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो? समर ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करते हुए कहा, मैं तुम दोनों को देख रहा हूं। तुम दोनों आज बहुत खूबसूरत और अमेजिंग लग रही हो। प्राची ने शर्माते हुए कहा, तुम बहुत स्वीट बातें करते हो। हमें आज रात अपनी आइडियल को देखने जा रही हैं, इसलिए हम किसी से भी कम नहीं दिखना चाहती। समर ने उनकी टांग को खींचते हुए कहा, मुझे पता है जो लोग तुम्हें नहीं जानते वे तुम्हें देखकर सोचेंगे कि तुम किसी के साथ डेट पर जा रही हो। उसकी बात सुनकर प्राची और इरा तुरंत शर्मा गई। उन्होंने समर के कंधे पर हल्की सी चुटकी काटी। दरअसल इन दोनों लड़कियों ने जानबूझकर समर के लिए कपड़े पहने थे। वे समर से अपने लिए सबसे अट्रैक्टिव रूप में दिखना चाहती थी। लड़कियां अक्सर उन लोगों के लिए तैयार होती थी जिन्हें वे पसंद करती थी। समर इन दोनों लड़कियों के साथ छोटी छोटी बातचीत का आनंद लेते हुए म्यूजिक कंसर्ट स्थल की तरफ चल पड़ा। सुनिधि का कंसर्ट इंदौर कल्चरल सेंटर में हो रहा था और ये एक विशाल स्टेडियम था जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे। कई सिंगर अक्सर यही म्यूजिक कंसर्ट ऑर्गेनाइज करते थे। जब समर वहां पहुंचा, तब तक इंदौर कल्चरल सेंटर में भारी भीड़ जमा हो गई थी।
कई लड़के लड़कियां सुनिधि की तस्वीरें और सुनिधि आई लव यू जैसे शब्दों वाले पोस्टर लेकर खड़े थे। आजकल की यंग जनरेशन पागल हो गई है ना। समर के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। अगर उसने खुद ये नजारा न देखा होता तो उसे यकीन ही नहीं होता सुनिधि का इतना बड़ा कल्ट फैन बेस हो सकता था। जब समर म्यूजिक कंसर्ट का आनंद लेने जा रहा था तो दूसरी जगह एक षड्यंत्र चल रहा था। ईगल किंग पूरी दोपहर की फ्लाइट के बाद इंदौर पहुंच चुका था। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही उसने घोस्ट किंग द्वारा दिए गए नंबर पर हेल किंग से कांटेक्ट किया। हेल किंग उसको पिक करने के लिए अपने लोगों को भेज चुका था। अभी वो दोनों इंदौर के ग्रामीण इलाके में विलेय में हेल किंग और ईगल किंग एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे थे। दोनों ही एक दूसरे से निकलती असाधारण एनर्जी महसूस कर रहे थे। ये दोनों ही लोग बहुत ताकतवर थे। हेल किंग घोस्ट किंग का स्टूडेंट था और जबकि ईगल किंग टाइगर ग्रुप में छिपे हुए क्लीन क्रोकोडाइल किंग का स्टूडेंट था। दो ग्रेट मास्टर्स के स्टूडेंट्स होने के नाते वो निश्चित रूप से एक दूसरे के अगेंस्ट एक फ्रेंडली फाइट करना चाहते थे। हेल किंग ने इतनी तेजी से पंच मारा कि उसकी हरकतें किसी को भी नजर नहीं आई। इसी बीच ईगल किंग ने भी अपनी हथेली थपथपाई। पंच के हथेली पर लगने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। फिर भी एक विस्फोटक एनर्जी चारों तरफ छा गई जिसने उनके सामने रखी मेज को भी नष्ट कर दिया था। अपनी पहली लड़ाई में बराबरी के बाद दोनों को पता चल गया कि वे दोनों ही असाधारण फाइटर हैं। ईगल किंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, घोस्ट किंग का एक अविश्वसनीय स्टूडेंट है। हेल किंग ने मुस्कुराते हुए कहा, क्रोकोडाइल किंग के पास भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जिसने वास्तव में मेरे पंच को रोक लिया। एक दूसरे की तारीफ करने के बाद ईगल किंग ने अटकलें लगाते हुए हेल किंग से पूछा, हेल किंग, मैंने सुना है कि तुमने शैडो किंग के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। उसकी जानकारी इकट्ठा करने के बाद तुम कुछ क्यों नहीं कर रही हो? हेल किंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ईगल किंग, शैडो किंग से निपटना आसान नहीं है। ईगल किंग ने कठोरता से जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है वो शैडो ग्रुप का किंग है, लेकिन क्या तुम उसे मारना नहीं चाहती? ईगल किंग ने खोजबीन में पता लगा लिया था कि हेल किंग और शैडो किंग एक दूसरे के दुश्मन थे। समर ने न सिर्फ हेल किंग के मंगेतर को छीन लिया था बल्कि उसके पूरे परिवार को भी तबाह कर दिया था, और वो इस नफरत को कैसे सह सकता था? हेल किंग ने आक्रामकता के साथ कहा, मैं अपने सपने में शैडो किंग को मारने के बारे में भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसके पास शैडो किंग सील है जो उसकी ब्लड लाइन पावर को एक्टिव कर सकती है, जो उसे मौत से बचाती है। उसकी बात सुनकर ईगल किंग हैरान रह गया। एक फाइटर और साथ ही अंडरवर्ल्ड का कॉन्करर होने के नाते उसे कुछ मिस्टिकल पावर्स की गहरी समझ थी। इस दुनिया में अनगिनत पावर और जानवर और वन्य जीव थे। हर जानवर का एक रिप्रेजेंटेटिव कुल देवता होता था। जैसे कि ईगल किंग का ग्रुप ब्लैक ईगल को अपना कुल देवता मानता था। हर कुल देवता ब्लड पावर को रोकता था जो विस्फोटक पावर को जगा सकती है। हालांकि वे अत्यंत दुर्लभ थे। कुछ का केवल एक ही मेंबर टोटेम का मास्टर हो सकता था। क्योंकि ईगल किंग के कुल में 12 बहुत सारे फाइटर थे, भले ही वो वास्तव में पावरफुल था। ब्लैक ईगल टोटेम दशकों पहले कुल के किसी सुपर फाइटर ने प्राप्त कर लिया था। ईगल किंग बोहें चढ़ाते हुए बोला, कोई आश्चर्य नहीं कि शैडो किंग बिना किसी परेशानी के अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा है। उसे टोटम के वंश की पावर मिली है। हमें उससे निपटने के लिए एक अच्छा खासा प्लान बनाना पड़ेगा। ये कहते वो विचारों में डूब गया। क्या करेगा अब हेल किंग और अपना ये नया ईगल किंग? क्या ये दोनों मिलकर समर को बर्बाद कर देंगे या फिर इन दोनों को ही समर चुटकियों में खत्म कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कहानी को कमेंट करके हमें जरूर बताते रहें कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और कमेंट ज़रूर करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। और एक शेयर तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में करना ही है।